सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपके द्वारा पूछा जाने वाला पहला प्रश्न, सांप कभी अपने ही जहर से क्यों नहीं मरता है। दरअसल हम सब सांप और सांप के जहर से तो अच्छी तरह से वाकिफ हैं। सांप के जहर से हर वर्ष हजारों की मौत होती है, लेकिन जो सांप इतना जहरीला होता है वह अपने ही जहर से खुद क्यों नहीं मरता है। इसका कारण यह है कि सांप का जहर एक अलग स्थान पर होता है। उस स्थान को जहर की थैली कहा जाता है, अर्थात थैली में जहर होने के कारण वह सांप के शरीर में नहीं जाता है और सांप भी नहीं मरता है। लेकिन यदि सांप अपने काटे हुए व्यक्ति का जहर चूसे तो वह मर जाता है, क्योंकि उस समय वह जहर की थैली की बजाय सांप के शरीर में जाता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला दूसरा प्रश्न, अलग अलग देशों के लोगों के बालों का रंग अलग अलग क्यों होता है। दरअसल हमारे शरीर में मेलानिन नामक तत्व पाया जाता है, जो बालों के रंग के लिए आवश्यक है। बालों का काला या अन्य कलर का होना मेलानिन की मात्रा पर निर्भर करता है। ठंडी जगहों पर रहने वाले लोगों को धूप की किरण और पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल पाता, जिसके कारण वहां के लोगों के शरीर में मेलानिन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे उनके बाल भी सुनहरे या ब्राउन हो जाते हैं। दरअसल बालों का सफेद होना भी इसी का कारण है। कुछ देशों को छोड़कर सभी देशों के लोगों के बालों का रंग काला ही होता है। कुछ लोगों के बाल घुंघराले होते हैं। बालों की सुंदरता व्यक्ति के स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है। यूरोप वालों के बाल हल्के होते हैं और दक्षिण वालों के बाल मोटे होते हैं। यह सभी कारण शरीर में पाए जाने वाले कणक के कारण होते हैं। आपके द्वारा पूछा जाने वाला तीसरा प्रश्न, भारत में प्याज बार बार महंगी क्यों हो जाती है। दरअसल क्या वजह है कि हर साल 2 या 3 साल में प्याज इतनी महंगी हो जाती है। दरअसल इसके पीछे कई कारण है, जैसे कि नंबर 1, बहुत ज्यादा खपत। दरअसल भारत में चाहे आप शाकाहारी खाना देख ले या फिर मांसाहारी, दोनों में प्याज का खूब इस्तेमाल होता है। भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक भारत में प्रति 1000 व्यक्ति पर 908 व्यक्ति प्याज खाते हैं। इसका मतलब प्याज के उपभोक्ताओं की संख्या 100 से भी ज्यादा है। लेकिन भारत में प्याज का उत्पादन सभी राज्यों में नहीं होता है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक भारत करीब 2.3 करोड़ टन प्याज का उत्पादन करता है। इसका 36% उत्पादन महाराष्ट्र, 16% मध्य प्रदेश, 13% कर्नाटका, 6% बिहार और 5% राजस्थान में होता है। बाकी राज्यों में प्याज का उत्पादन बेहद ही कम है। दूसरा कारण है इसका उत्पादन और भंडारण का ठीक से नहीं होना। दरअसल भारत में अलग अलग राज्यों में पूरे साल प्याज की खेती होती है। अप्रैल से अगस्त के बीच रबी की फसल होती है, जिसमें करीब 60% प्याज का उत्पादन होता है। अक्टूबर से दिसंबर और जनवरी से मार्च के बीच 20% प्याज का उत्पादन होता है। भारत में जून से लेकर अक्टूबर तक बारिश का समय रहता है। ज्यादा बारिश होने पर फसल खराब हो जाती है। प्याज के भंडारों में पहुंचने पर भी परेशानी खत्म नहीं होती। अगर भंडार में पहुंचने के बाद ज्यादा बारिश हो जाए और भंडार में नमी या पानी आ जाए तो सारी प्याज सड़ जाती है। नंबर 3, बाजार का ठीक नहीं होना। दरअसल प्याज का उत्पादन मुख्यतः 6 राज्यों से होता है। 50% प्याज भारत की 10 मंडियों से ही आता है। इनमें से 6 महाराष्ट्र और कर्नाटक में है। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 100 व्यापारियों के हाथों में 50% प्याज की कीमतें रहती है। यह व्यापारी अपने तरीके से प्याज की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। साथ ही प्याज का कोई न्यूनतम समर्थन मूल्य भी तय नहीं होता। ऐसे में पैदावार के समय बड़ी संख्या में प्याज बाजार में पहुंच जाता है। ऐसे में इसके दाम गिरकर 1 रुपए किलो तक भी हो जाता है। किसान ऐसे में प्याज सड़कों पर फेंक कर चले जाता है। साथ ही सस्ते में मिलने से कालाबाजारी भी शुरू हो जाती है। इसलिए जब पैदावार का समय नहीं होता तो दाम बढ़ जाता है। चौथा कारण है बफर स्टॉक का खराब हो जाना। दरअसल सरकार हर चीज का एक हिस्सा अपने पास सुरक्षित भी रखती है, जिससे कभी भी आपातकालीन स्थिति में उसका इस्तेमाल किया जा सके। इसे बफर स्टोरेज भी कहा जाता है। केंद्र सरकार करीब 13,000 टन प्याज का बफर स्टोर रखती है, लेकिन यह हर साल खराब हो जाता है। 5वां कारण है राजनीति भी शामिल होती है। दरअसल यह एक आम ट्रेंड है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के दौरान प्याज महंगा हो जाता है। जानकार बताता है कि प्याज का कारोबार करने वाले बड़े व्यापारियों के संबंध राजनेता और राजनीतिक दल से होते हैं। चुनाव का समय यह नेता पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा देते हैं। चुनाव के लिए दिया जाने वाला पैसा कमाने के लिए व्यापारी प्याज के दाम बढ़ा देते हैं। साथ ही इसका कुछ हिस्सा किसानों तक भी पहुंचता है, जिसका तत्कालीन लाभ वोट में भी होता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला चौथा प्रश्न, राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती है। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि जब देश के हर वाहन पर नंबर प्लेट होना जरूरी है तो राष्ट्रपति की कार पर नंबर प्लेट क्यों नहीं होती है। आखिर ऐसा क्यों होता है, आखिर राष्ट्रपति के लिए अलग कानून क्यों है। तो चलिए आज हम आपके सभी सवालों का आंसर देते हैं। सबसे पहले जरा सोचिए, अगर हम और आप अपनी गाड़ी को बिना रजिस्ट्रेशन नंबर के बाहर लेकर निकले तो क्या होगा। हमारी गाड़ी पुलिस जब्त नहीं कर लेगी और फिर चालान भी काट देगी। लेकिन देश के राष्ट्रपति के लिए यह कानून अलग क्यों है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के पास 14 ऐसी गाड़ियां होती है जिन पर की नंबर प्लेट नहीं लगी होती है। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि देश के राष्ट्रपति को किस कानून के तहत यह छूट मिलती है, तो अब हम आपको बता देते हैं। दरअसल किसी भी गाड़ी को सड़क पर चलाने के लिए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, जिसे सरकार की तरफ से जारी किया जाता है। इसे आरसी कहा जाता है। यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी गाड़ी के नंबर प्लेट पर भी लिखा हुआ होता है। यह रजिस्ट्रेशन नंबर दिल्ली में DL, चंडीगढ़ में CH, उत्तर प्रदेश में UP, उत्तराखंड में UK, पंजाब में PB और बिहार में BR से शुरू होता है।
किसी भी आम गाड़ी की बात करें तो रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए मान्य होता है। रजिस्ट्रेशन नंबर के बिना कोई भी गाड़ी सड़क पर नहीं चल सकती, लेकिन राष्ट्रपति की कार नंबर प्लेट के बिना ही होती है, तो इसे कानून का तोड़ना माना जाएगा। दरअसल ऐसा नहीं होता है। अब हम आपको बताते हैं कि क्या वजह है। ब्रिटिश सिस्टम के अनुसार द किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी कि एक राजा कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसी वजह से राष्ट्रपति व अन्य मानवीय की गाड़ी पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होता है। यही वजह है कि राष्ट्रपति की कार पर भी नंबर प्लेट नहीं होता है। ब्रिटिश सिस्टम को मानते हुए राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल सहित तमाम वीवीआईपी की कार पर नंबर प्लेट नहीं लगाया जाता है। सुरक्षा के लिहाज से भी वीआईपी की कारों पर नंबर प्लेट नहीं होता है और उनकी कारों पर सिर्फ अशोक स्तंभ भी लगा हुआ होता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 5वां प्रश्न, किस करने से तनाव कम क्यों होता है। दरअसल हम किस उस इंसान को करना पसंद करते हैं जिससे कि हम प्यार करते हैं। उसे एक इंसान की मौजूदगी में हमें अच्छा लगता है। जब हम अपने साथी के करीब आते हैं या किस करता है तो हमारे अंदर प्यार का एहसास होता है। इसलिए जब हम किस करता है तो हमारा दिमाग हमारे अंदर के आनंद केंद्रों को प्रज्वलित कर देता है। दिमाग हमारे अंदर के आनंद के रसायनों को सक्रिय कर देता है, जो हमारे अंदर की बंधन की भावना को बढ़ा देते हैं। इस करने से हमारी चिंता कम हो जाती है, क्योंकि उस एक पल में हम बस अपने साथी के साथ प्यार बांटना चाहते हैं और कुछ भी नहीं सोचते हैं। हमारे दिमाग से सारी चिंता व तनाव का भाव चला जाता है, वह सिर्फ प्यार और स्नेह का भाव ही रह जाता है। किस करना एक बहुत ही निजी और शारीरिक संबंध है, जो कि बहुत सी भावनाएं के लिए होता है। इसलिए जब हम किस करता है तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती है और रक्त प्रवाह बढ़ जाता है, जो कि हमारे ऐंठन से राहत प्रदान करता है। दरअसल किस करने से हमारी कैलोरीज भी कम होती है। कुछ अनुसंधानों के मुताबिक जब हम किस करता है तो एक दूसरे का राल बदलने से हमारे शरीर में नए कीटाणु जन्म लेते हैं, जो कि हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में भी मदद करता है और एलर्जी प्रक्रिया को भी कम करता है। हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी बढ़ने से रोकता है, जिससे बहुत सी बीमारियों से बचाव भी होता है। किस करना दो लोगों के बीच के रिश्तों को भी मजबूत करता है। आपके द्वारा पूछा जाने वाला 6वां प्रश्न, आंखें क्यों फड़कती है। दरअसल आंखें फड़कने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1 तनाव। तनाव के कारण भी आंख फड़क सकती है। तनाव में अक्सर नींद नहीं आती, ऐसे में नींद पूरी नहीं होने के कारण भी आंख फड़क सकती है। नंबर 2 सूखापन। आंखों में सूखापन होने पर भी आंखें फड़फड़ाने की समस्या आ जाती है। इसके अलावा आंखों में एलर्जी, पानी आना, खुजली आदि होने पर भी आंख फड़क सकती है। नंबर 3 पोषण। शरीर में मैग्नीशियम की कमी होने पर आंख फड़फड़ाने की समस्या हो जाती है। इसके अलावा कैफीन या शराब का अत्यधिक सेवन भी आंख फड़फड़ाने का कारण बन जाता है। द्वारा पूछा जाने वाला 7वां प्रश्न, कुछ लोगों की पत्नियां क्यों भाग जाती है। दरअसल इसके पीछे कई कारण होते हैं, जैसे कि नंबर 1, शादी से पहले आपको 1 या 2 बार साफ साफ बात कर लेनी चाहिए तथा अपने और दूसरे के बारे में बता देना चाहिए। अपनी दिनचर्या और जरूरतें भी बांट लेनी चाहिए। एकल परिवारों में दोनों को जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। ज्यादातर महिलाएं नौकरानी के भरोसे रहती है, पर सच्चाई तो यह है कि अपना घर खुद ही संभालना पड़ता है। इसलिए स्त्री और पुरुष को दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट लेनी चाहिए। नंबर 2, यह एक नया चलन है कि सगाई के बाद व्हाट्सएप से लेकर फोन तक पर लगे रहते हैं। सब्जी से लेकर एक पल की भी जानकारी आपको दी जाती है। कुछ जिम्मेदारी और समझ रखे और पत्नी को भी कुछ अपने परिवार या अपनी माँ या पिताजी के बारे में बात बताने का मौका भी दे। नंबर 3, देखिए कड़वी है पर सच बात है कि महिलाओं की जिम्मेदारी ज्यादा होती है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी को भी बांटना चाहिए। नंबर 4, पत्नी अगर जॉब कर रही है तो आपको भी कुछ काम घर का कर लेना चाहिए, जिससे कि जिम्मेदारी बढ़ जाती है और दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। अगर आप भी हमसे कोई प्रश्न पूछना चाहता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पूछ सकता है, हम उसका उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।